तो हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज चेतन डोलवानी। वेलकम बैक टू अवर चैनल इनसाइड ट्यूटोरियल। आज शुरू करते हैं चैप्टर 1 का पार्ट नंबर 3 और जिसके अंदर अपन आज स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो पहले अपन वीडियो को शुरू करें तो उससे पहले एक मैं छोटी बात करना चाहूंगा आपके साथ कि स्टूडेंट लाइफ में एक वो कौन सी क्वालिटी की सबसे इंपॉर्टेंस है जो अपने अंदर होनी चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग वो है सेक्रीफाइस, मतलब कि त्याग। जब तक कि आप जिनसे ज्यादा लगाव रखते हैं चीजों से, जो आपके मतलब स्टडी के अंदर क्या है, डिस्ट्रैक्शन है, उसको आप जब तक सेक्रीफाइस नहीं करोगे, मतलब उसको आप त्यागोगे नहीं, तो मेरे ख्याल से आपने जो अपना प्रायोरिटी गोल सेट किया है ना, वो आप अचीव नहीं कर सकते। क्योंकि मैं बार बार क्लास में भी एक एग्जाम्पल देता हूँ, फिजिक्स में सीखने को बहुत कुछ है। तो अगर मैं आपको एक बेसिक एग्जाम्पल से समझाऊं, जैसे कि ट्रांसफॉर्मर को आप देखो। ट्रांसफॉर्मर में अगर आपको वोल्टेज को छेड़ना है, वोल्टेज को अप एंड डाउन करना है, तो वहां पे सेक्रीफाइस कौन देता है? अपना करंट। कि इलेक्ट्रिक करंट को वहां पे क्या करना पड़ता है? अपना खुद का बलिदान देना पड़ता है, तब जाके अपन क्या करते हैं, वोल्टेज को कम या ज्यादा करते हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन को भी नया बॉन्ड बनाना है तो वहां उसको क्या करना पड़ेगा? जिस एटम के अंदर है उसको वहां से क्या करना पड़ेगा? अपने बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि भैया स्टूडेंट लाइफ के अंदर जो सबसे मेन डिस्ट्रैक्शन जिस चीज का है, जैसे आज मोबाइल है, फ्रेंड्स हैं, अननेसेसरी फ्रेंड्स, जिनके सर्कल में आके अपन क्या करते हैं, अपना कैरियर और डाउन करते हैं। तो मैं कह रहा हूँ भैया कि उनको अपन को क्या करना पड़ेगा, एक बार तो साइड कॉर्नर करना पड़ेगा, जब तक कि अपन कुछ अचीव नहीं कर लेते। तो मैं आपको ये सलाह दूंगा बेटा कि जब तक आप कैरियर में अपना कुछ अच्छा नहीं कर लेते, तब तक इन चीजों से आप डिस्ट्रैक्शन से क्या रहो, दूर रहो। क्योंकि एक है कि कहावत है, या इसको आप शायरी भी बोल सकते हो, कि जब तक ना सफल हो तुम, नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक ना सफल हो तुम, नींद चैन को त्यागो तुम। यूं संघर्ष का मैदान छोड़कर ना भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो चलो शुरू करते हैं आज अपन चैप्टर 1 का पार्ट नंबर 3। तो आइए जुड़ जाइए मेरे साथ। तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक आज का, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अपन ने लास्ट क्लास के अंदर अपन ने चार्ज के बारे में स्टडी किया था, कूलॉम फोर्स पढ़ा, उसके बाद अपन ने फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस और बहुत सारी चीजों के बारे में सीखा था। तो आज अपन सीखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो आज का अपना जो पहला टॉपिक रहेगा वो है इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हिंदी में अपन बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। तो अब यहाँ पे इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें अपन कि व्हाट डू यू मीन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पे आपको साफ दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है सर। तो अपन कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज द स्पेस और रीजन सराउंडिंग अ चार्ज वेयर अनदर टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंसेस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। मतलब कि बेटा बेसिकली अपन ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे इस रूम के अंदर, जो जिसके अंदर अपन ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, या जो भी आपके घर में जहां बैठे हो, आपके पास अगर एक रूम हो और उसके अंदर मैं एक चार्ज को लेके आके रख दूं, तो उसके सराउंडिंग में एक ऐसा स्पेस या रीजन बनेगा जिसमें अगर अपन किसी दूसरे टेस्ट चार्ज को लेके आएंगे तो वो उस पहले वाले चार्ज की क्या करेगा, प्रेजेंस को क्या करेगा, फील करेगा। अब फील कैसे करेगा? तो अपन ने इसके पहले वाली वीडियो में देखा है कि जब दो चार्ज होंगे तो उनके बीच में क्या होगी सर, नोकझोंक तो होगी। सर नोकझोंक नहीं होगी, वो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसको बोलते हैं कूलॉम फोर्स। तो मैं ये कह रहा हूं कि जैसे अब मैं यहां हूं तो मेरी प्रेजेंस को फील कराने के लिए किसी दूसरे को एंटर होना पड़ेगा, क्योंकि आप अकेले कमरे में बैठ के अपनी प्रेजेंस फील कैसे कराओगे, करा ही नहीं सकते। तो मैं कह रहा हूं कि मेरे को अगर मेरी प्रेजेंस फील करवानी है तो उसके लिए किसी दूसरे का होना जरूरी है। तो सेम अपन यहां कह रहे हैं कि अगर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड को फील करना है तो मेरे पास में कितने चार्ज होने चाहिए? दो। अच्छा, फील्ड किसका होगा? उस सोर्स चार्ज का जिसको अपन ने पहले से रखा हुआ है। दूसरा जो टेस्ट चार्ज है वो उसको ओनली क्या करता है, आके एक्सपीरियंस करता है कि उसका फोर्स जो लगेगा वो कैसा होगा, रिपल्सन होगा कि अट्रैक्शन होगा। तो जैसे आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स दे रखे हैं। पहला तो दे रखा है स्पेस और रीजन, मतलब कि चार्ज के सराउंडिंग में क्या होगा, एक स्पेस और रीजन होगा जहां पे कोई दूसरा टेस्ट चार्ज आया वर्ड, जहां पे कोई दूसरा टेस्ट चार्ज, मतलब देखो दो वर्ड है, अ चार्ज और दूसरा है टेस्ट चार्ज। मतलब चार्ज कितने होंगे यहाँ पर? दो। एक तो सोर्स चार्ज और दूसरा कौन सा होगा, टेस्ट चार्ज। तो अपन ये कह रहे हैं कि कोई एक चार्ज होगा जिसको अपन कौन सा चार्ज कह रहे हैं, सोर्स चार्ज। तो ये तो कौन सा चार्ज होगा सर, सोर्स चार्ज। दूसरा टेस्ट चार्ज आके उसको क्या करेगा,
एक्सपीरियंस करेगा, वो भी कौन सा फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड या फिर रिपल्शन। कैसे, देखो समझो। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास में ये एक चार्ज है जिसको अपन कौन सा चार्ज कह रहे हैं, सोर्स चार्ज। कैपिटल क्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सोर्स चार्ज को। अब इसके चारों तरफ एक क्या होगा, स्पेस होगा, वो कुछ भी हो सकता है। जैसे ये इसका एरिया, लोकेलिटी, इसका इलाका, लोकेलिटी। अब क्या होगा कि कोई दूसरा टेस्ट चार्ज यहां पे अगर एंट्री मारेगा, क्यू नॉट, ये इसका इलाका हुआ, एरिया। इलाका किसका होता है, जिसका भी होता है। तो अपन कह रहे हैं कि यहाँ पे ये क्यू है, एक सोर्स चार्ज है, इसको अपन कौन सा चार्ज कह रहे हैं, सोर्स चार्ज। अब इसके अंदर क्या होगा, ये क्यू नॉट, जिसको अपन कौन सा चार्ज कह रहे हैं, टेस्ट चार्ज। अगर ये इसके स्पेस के अंदर क्या करेगा, एंट्री मारेगा, तो इसको क्या होगा, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन क्या होगा, फील होगा। वो डिपेंड करेगा कि चार्ज का नेचर कौन सा है। तो ये इलाका जिसके अंदर इसको अपना फोर्स फील हुआ, इसी को अपन क्या बोलते हैं, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो बताओ इतनी बात समझ में आई क्या। अपन कह रहे हैं अपने पास एक सोर्स चार्ज होगा, उसके सराउंडिंग में एक चारों तरफ क्या होगा, एक इलाका होगा, एक रीजन होगा, एक स्पेस होगा। उसके अंदर कोई दूसरा चार्ज आके क्या करता है, उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन को क्या करता है, फील करता है। इसी क्वांटिटी को अपन फिजिक्स में किससे डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड से। अगली डेफिनेशन की तरफ, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो देखते हैं उसमें उसके अंदर क्या है। तो जैसा यहाँ लिखा गया देखो, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट अ स्पेसिफिक पॉइंट विद इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये कहना चाह रहा है कि जैसे अपन ने किसी चार्ज को किसी स्पेस के अंदर रखा, तो उसके सराउंडिंग में उसका फील्ड प्रोड्यूस हुआ। अब उसको एक्सपीरियंस करने के लिए कोई दूसरा चार्ज वहां पे एंटर हुआ उस रीजन के अंदर। तो जो पहला वाला चार्ज वहां बैठा हुआ है, उस टेस्ट चार्ज पे जो वहां पे एंटर हुआ, उस पे जितना फोर्स लगाएगा, उसको अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखो कि अपन कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसको डिफाइन करेंगे अपन ई वेक्टर से। किससे डिफाइन करेंगे, ई वेक्टर, बिकॉज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इसका फॉर्मूला बनेगा फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट टेस्ट चार्ज। कि अगर मेरे पास में ये टेस्ट चार्ज जो एक सोर्स चार्ज के किसमें आया, इलाके या रीजन के अंदर आया, तो इस टेस्ट चार्ज पे पहले से प्रेजेंट चार्ज ने, जो सोर्स चार्ज था, उसने इसके ऊपर कितना फोर्स लगाया, कोलम्बियन फोर्स, जो कि अट्रैक्शन या रिपल्शन हो सकता है, उसी को अपन क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कह रहे हैं। तो अब यहां से अगर मैं पूछूं कि सर यहाँ पे अगर मैं फोर्स निकालना चाहूँ तो फोर्स कितना होगा उस चार्ज के ऊपर, तो सर फोर्स का फॉर्मूला बन जाएगा Q नॉट मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। मतलब कि अगर एक कोई Q नॉट चार्ज किसी सोर्स चार्ज के रीजन के अंदर एंट्री मारेगा, तो उसके ऊपर लगने वाला फोर्स कितना होगा, Q इंटू ई। ये आगे आपके चैप्टर 2 और आगे जितने भी चैप्टर काम में आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड, उन सब के अंदर काम आएगा एज इट इज, कि किसी भी चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड में एंट्री लेगा, उसके ऊपर लगने वाले फोर्स की वैल्यू क्या होगी, Q मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अपन ने ये सीखा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, वो क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स होता है। क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, जो कौन एक्सपीरियंस करता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जो कहां पे एंट्री लेता है, उस स्पेसिफिक पॉइंट के अंदर, जहां पे वहां सोर्स जो चार्ज था उसका क्या हो, रीजन हो, या वहां पे उसका क्या हो, एक स्पेस हो। तो इसलिए अपन ने बोला कि जो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनेगी, उसका फॉर्मूला होगा F बाय Q नॉट। और यहां से अपन इस पे फोर्स भी निकाल सकते हैं, उस फोर्स की वैल्यू क्या होगी, F इक्वल टू Q नॉट E। अब यहीं से अपन इसकी यूनिट एंड डायमेंशन भी निकाल सकते हैं, यहीं से अपन इसकी यूनिट एंड डायमेंशन निकाल सकते हैं। जो E है तो इसकी यूनिट यहां से हो जाएगी अपने पास में, फोर्स होता है न्यूटन के अंदर, चार्ज होता है कूलाम में, तो यहाँ से इसकी यूनिट क्या बनेगी, न्यूटन पर कूलाम। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ से यूनिट बनेगी न्यूटन पर कूलाम। अब निकालनी है डायमेंशन, तो डायमेंशन क्या होगी, देखो अब अगर बात करोगे डायमेंशन की, तो डायमेंशन क्या होगा, देखो फोर्स की डायमेंशन होगी m1 l1 t माइनस 2, चार्ज की डायमेंशन होती है सर a1 t1, कितनी होती है, a1 t1। यहां से अगर इसको सोल्व करोगे तो इसकी डायमेंशन आती है m1 l1 t माइनस 3 और a माइनस 1। ये डायमेंशन किसकी आती है अपने पास,
इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन कितनी होती है, m1 L1 T - 3 A - 1, ठीक है ना। तो ये हुई इसकी डायमेंशन और ये था इसका यूनिट न्यूटन पर कूलम। सेम इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन चैप्टर 2 के अंदर पढ़ेंगे, तो वहां ये डिपेंड होता है किस पे, वोल्टेज पे। तो वहां पे इसका रिलेशन आता है E इक्वल टू नेगेटिव ऑफ dV/dr, जिसको पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। तो वहां पे इसकी यूनिट अपन जो काम में लेते हैं वो अपन लेते हैं वोल्ट पर मीटर। क्या काम लेते हैं अपन, वोल्ट पर मीटर। और यहाँ अपन कौन सी काम लेंगे चैप्टर 1 के अंदर, न्यूटन पर कूलम। तो अभी तक अपन ने ये देखा इलेक्ट्रिक फील्ड एक कैसी क्वांटिटी फिजिकल, जिसके अंदर अपन कह रहे हैं कि ये एक किसी रीजन या स्पेस को डिनोट करता है जिसके अंदर कोई दूसरा चार्ज एंट्री लेगा तो उसको क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन फील होगा, ठीक है। उसी रीजन और उसी स्पेस को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अब आगे की बात अपन ने कहा कि सर इसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, मतलब कि जो अगर कोई दूसरा टेस्ट चार्ज वहां पे एंट्री ले रहा है तो उसको उसका कितना फोर्स फील होगा, अट्रैक्शन और रिपल्शन या अट्रैक्शन। तो वहां पे उसका जो फोर्स उसको फील होगा वो डिपेंड करेगा उसके मैग्नीट्यूड पे। वो कैसे डिपेंड करेगा वो आगे देखेंगे अपन। तो यहां तक अपन कह रहे हैं कि जो उसकी इंटेंसिटी है वो डिपेंड करेगी F/Q0 से, ठीक है। तो चलते हैं आगे अगले टॉपिक की तरफ। तो अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, कि अगर मैं किसी एक पॉइंट चार्ज का जो सोर्स चार्ज पहले से रखा था उसका यहाँ पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहूँ तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो डायग्राम में अपन को दो चार्ज दिख रहे हैं, एक है कैपिटल Q जिसको अपन कह रहे हैं सोर्स चार्ज, और जस्ट उससे r डिस्टेंस पे एक दूसरा चार्ज रखा हुआ है जिसको अपन कह रहे हैं Q0 और टेस्ट चार्ज। अब मेरे को ये निकालना है कि इस सोर्स चार्ज के कारण इस पूरे रीजन के अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा r डिस्टेंस तक, जो किसको फील हो रहा है, Q0 को। तो एक बार निकाल के देखते हैं इसका डेरिवेशन कितना आएगा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मेरे को पता है कि अगर यहाँ पे सर दो चार्ज है, एक Q है दूसरा Q0 है, एक सोर्स चार्ज और एक Q0 मतलब टेस्ट चार्ज, तो इन दोनों के बीच में कोलम्बियन फोर्स लगेगा जो अपन ने इसके पहले वाली वीडियो में देखा था। तो वहां पे उसका फॉर्मूला आया था F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में R²। ये क्या होता है, किन्हीं भी दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स की वैल्यू। वो डिपेंड करता है कि उनका नेचर कैसा है, अट्रैक्शन होगा कि रिपल्शन होगा। तो अभी अपन कह रहे हैं कि ये दोनों के दोनों चार्जेस जो है पॉजिटिव है, मतलब यहाँ पे अपन ने ये बोला है कि जो Q और Q0 चार्ज हैं दोनों चार्ज कैसे चार्ज हैं, पॉजिटिव चार्ज। अब सर ऐसा आपको कैसे पता चला, तो अपन ने वहां पे एक नोट पढ़ा था फोर्स के अंदर कि अगर दोनों चार्जेस का नेचर लाइक होगा तो उस केस में फोर्स कहाँ जाएगा सर, आउटवर्ड। जब अगर दोनों चार्जेस का नेचर क्या होगा, अनलाइक होगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो उनका फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्शन, मतलब क्या होगा उनके अंदर अट्रैक्शन होगा, तो डायरेक्शन क्या होगी उसकी, इनवर्ड्स। तो यहाँ पे देखो ये फोर्स कहाँ जा रहा है, आउटवर्ड, क्योंकि अगर ये सोर्स चार्ज है इसका कुछ यहाँ पे रीजन है जहाँ पे दूसरा चार्ज रखा होगा तो ये इस पे क्या करेगा, रिपल्शन लगाएगा, और फोर्स कहाँ लगाएगा, बाहर की साइड। तो पहले अपन निकालते हैं इसका फोर्स, फिर वहां से निकालेंगे अपन इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अपन लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ द फोर्स बिटवीन बोथ चार्जेस कितना हो जाएगा, तो सर ये हो जाएगा F वेक्टर इक्वल टू K कैपिटल Q0 डिवाइड में R स्क्वायर, R यूनिट वेक्टर। देखो सही है क्या, क्योंकि अपन ने इससे पहले वाली वीडियो के अंदर वेक्टर के अंदर फोर्स निकालना सीखा था। तो यहाँ पे अपन इन दोनों चार्जेस के बीच में क्या निकाल रहे हैं, फोर्स। तो वो फोर्स कितना होगा, K Q0 अपॉन में R² और साथ में लगेगा R यूनिट वेक्टर, क्योंकि अपन वेक्टर में बात कर रहे हैं। तो सर मतलब कि ये दोनों अगर चार्जेस यहाँ पे अवेलेबल है तो इन दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो इतना होगा। सर मेरे को तो निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अभी अपन ने थोड़ी देर पहले जस्ट फ्यू सेकंड्स या फ्यू मिनट्स अवे अपन ने क्या देखा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो क्या होता है सर, फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज। और चार्ज कौन सा वाला, टेस्ट चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स है वो फील किसको हो रहा है, टेस्ट चार्ज को। तो अपन लिखेंगे बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, because electric field intensity E vector equal to force divided by टेस्ट चार्ज। तो सर मतलब यहां से जो टेस्ट चार्ज हुआ उसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी लगेगी वो होगा दिस फोर्स एंड डिवाइडेड बाय दिस चार्ज। तो यहां से अपने पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। तो पहले इक्वेशन में अपन ने फोर्स निकाला, दूसरे में अपन ने निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो सर जो ये फोर्स है वो यहाँ पे डिट्टो क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा।
तो इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या बनेगा ये देखो, इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या बनेगा ये, तो देखो भैया बाय इक्वेशन 1 एंड 2 यहां से देखो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 सॉरी, तो इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या होगा, जो आपका E होगा ये हो जाएगा K Q नॉट R स्क्वायर R यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाय Q नॉट। तो अब यहां से अगर अपन इसको और सोल्व करें तो ये बनेगा सर Q नॉट से Q नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहां से आपके पास फॉर्मूला आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर आर यूनिट वेक्टर। बताओ इतनी बात समझ में आई क्या, इतनी बात समझ में आई कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका फॉर्मूला बना E इक्वल टू के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, साथ में आर यूनिट वेक्टर। अगर अपन किस में बात कर रहे हैं, वेक्टर के अंदर। अगर ओनली मैग्नीट्यूड की बात करनी होगी, अगर ओनली मैग्नीट्यूड की बात करनी होगी तो मैग्नीट्यूड के फॉर्म में इसका आंसर होगा E इक्वल टू के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। तो ये होता है किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण किसी r डिस्टेंस पे लगने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। तो अपन ने ये डिस्कस करा कि अगर मेरे पास में कोई सोर्स चार्ज होगा तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, E इक्वल टू के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। अब यहां से आती है दो इंपॉर्टेंट बातें, वो और बता दो सर। तो पहली बात तो ये है कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू किसी पॉइंट चार्ज के लिए आती है वो टेस्ट चार्ज पे डिपेंड ही नहीं करती, क्योंकि फील्ड था किसका, जिसको वो फील करने आया, सोर्स चार्ज। तो अगर सोर्स चार्ज का ही फील्ड है तो यहाँ पे फॉर्मूले में भी कौन आएगा, सोर्स चार्ज आएगा, टेस्ट चार्ज नहीं आएगा। दूसरी बात, यहाँ पे अपन ने देखा कि जो E है वो R के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है इनवर्सली। वहां पे अपन ने फोर्स पढ़ा, कूलम्ब फोर्स, इससे पिछली वीडियो में। वहां भी फोर्स का फॉर्मूला क्या था, F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो वहां भी वो किस पे डिपेंड कर रहा था, 1 अपॉन आर स्क्वायर पे इनवर्सली डिपेंड कर रहा था। तो अब अपन ये कह रहे हैं कि चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो या फिर कूलम्ब फोर्स हो, दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। दोनों किसको फॉलो करते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। अब देखो कैसे क्या होगा इसके अंदर, समझो। इस बातों को लिख देते हैं अपन यहाँ पे। तो अपन ये कह रहे हैं, नोट डाल के क्या लिखेंगे, तो अपन कह रहे हैं पहला नोट ये रहेगा कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन सोर्स चार्ज ओनली। ओनली किस पे डिपेंड कर रहा है, सोर्स चार्ज। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो या फिर कूलम्ब फोर्स हो, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दोनों के दोनों किस लॉ को फॉलो करते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। तो अपन क्या कह रहे हैं कि बोथ, दूसरा अपन क्या कह रहे हैं, बोथ कूलम्ब फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। अब सर ये लॉ क्या होता है, तो यहां अपन ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी 1 अपॉन आर स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, और दूसरा अपन कह रहे हैं कि चाहे जो एफ था वो भी किस पे डिपेंड कर रहा है, 1 अपॉन आर स्क्वायर पे। बताओ यहां तक बात समझ में आई। इसके साथ दो बातें और ध्यान कर लो जो अपन को आगे और काम आएगी। वो बातें क्या है वो समझो। पहले अपन ने ये बोला कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ओनली किस पे डिपेंड करेगा, सोर्स चार्ज पे। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि दोनों के दोनों किसको फॉलो करते हैं सर, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। तुमको और मेरे को फॉलो नहीं करते क्योंकि अपन छोटे लोग हैं। फॉलो किसको कर रहा है भैया, ये 1 अपॉन आर स्क्वायर और 1 अपॉन आर स्क्वायर को। अब करते हैं आगे की बातें। आगे की बातें देखो, अगर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, बस एक नोट यहां पर पढ़ लो, बाकी अपन आगे देखेंगे इसके बारे में प्रॉपर्टीज के अंदर। तो अगर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करोगे, किसकी बात करोगे, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जो अगर अपना पॉजिटिव चार्ज होगा, कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कहाँ होती है, आउटवर्ड। मतलब कि पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है या उसकी जो लाइंस निकलती है, जो अपना लास्ट टॉपिक होगा आज का, उसमें अपन देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ जाएंगी, आउटवर्ड जाएंगी। अगर कोई नेगेटिव चार्ज होगा, इट मींस Q लेस देन 0, तो उस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है कहाँ जाती है, इनवर्ड। कहाँ जाती है, इनवर्ड। मतलब कि पॉजिटिव के कारण आउटवर्ड और नेगेटिव के कारण कहाँ जाती है, इनवर्ड।
बताओ यहाँ तक का मामला समझ में आया क्या? तो अपन ने ये देखा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, और एक पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड आर डिस्टेंस पे कितना होता है। बताओ भाई ये दो टॉपिक समझ में आए कि नहीं आए? तो पॉइंट चार्ज का होता है सर के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। अब अपन बात करते हैं अगले टॉपिक की, आज का टॉपिक नंबर 3, जिसमें अपन देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। तो सर ये तो थोड़ा नाम सुना सुना लग रहा है, क्योंकि लास्ट क्लास हम आपकी देख के आए, वहां पे हमने फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस निकाला था। आज हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। तो अगर मेरे को कोई बोले कि भाई ये मेरे पास में एक स्पेस है या एक ओरिजिन है, अब इससे मेरे को यहाँ पे पी पॉइंट पे बता दो, अगर उसके आसपास बहुत सारे चार्ज प्रेजेंट हो तो उस पी पॉइंट पे लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो मेरे को पता है कि किसी एक पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर होता है। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैं क्या करूंगा, सारे के सारे इलेक्ट्रिक फील्ड्स को आपस में क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। जब मैं इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड्स को ऐड करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। देखो क्या लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस, डेफिनेशन पे आओ। कह रहा है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस, क्योंकि ग्रुप में आएंगे सर, अकेले नहीं आएंगे। अब किसमें आएंगे, ग्रुप के अंदर। तो ग्रुप के अंदर कह रहा है कि जब आएगा तो ये इक्वल होगा टू द वेक्टर सम ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड्स प्रोड्यूस्ड बाय द ईच चार्ज। मतलब क्या करते जाओ, इंडिविजुअल चार्जेस के कारण जो मिलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है उनको आप क्या करते जाओ, ऐड करते जाओ, आपस में सम करते जाओ। तो आपको उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे आपको टारगेट करना है, आपको क्या मिलेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। कैसे, जैसे मैं कह रहा हूं कि सर ये वो पॉइंट है P, ये वो पॉइंट है P। अब मेरे को बताओ सर यहाँ पे इसके आसपास में बहुत सारे चार्ज हैं, ये है Q1, ये है Q2, ये है Q3, ये Q4 और ये Qn। तो सर ये सब मिलके इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे होंगे, ये इधर सारे पॉजिटिव है, तो ये इधर और ये इधर। इससे तो सर गाना बन गया, मैं इधर चला मैं उधर चला। हाँ, तो अपन क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे अगर मल्टीपल चार्जेस मिलके इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, मतलब लगा रहे हैं सॉरी, तो उसका नेट कितना होगा। तो मैं बोलूंगा सर इनके इंडिविजुअल चार्जेस का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उन सबको ऐड कर दो। किस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग। तो जो मेरा ई नेट बनेगा सर, यहाँ पे क्या बनेगा, ई नेट, क्योंकि वेक्टर होगा ना एडिशन। क्योंकि अपन ने पीछे वहां देखा था अगर स्केलर क्वांटिटीज है तो एलजेब्रिक सम होगा जिसे चार्ज के अंदर, बट ये वेक्टर क्वांटिटी किसको फॉलो करेगा, सुपरपोजिशन लॉ को। तो कौन सा सम होगा, वेक्टर सम होगा। तो जो ई नेट निकलेगा सर वो बनेगा सर E1 प्लस E2 प्लस E3 और कहां तक जाएगा सर, En तक। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, कि आपको मल्टीपल चार्जेस का निकालना हो तो इंडिविजुअल चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड सारे ऐड कर दो, तो वहां से आपके पास क्या मिलेगा, क्या मिलेगा भैया, ई नेट मिलेगा। तो अब निकाल के देखते हैं, एक बार डेरिवेशन करते हैं इसका। तो जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है आपको, यहां पर एक तो है टेस्ट चार्ज Q0, जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है, एक तो है Q0 टेस्ट चार्ज, पहला चार्ज Q1 ये रहा और दूसरा चार्ज Q2 ये रहा। मेरा फेवरेट चार्ज कौन सा है, Q2, ठीक है ना। तो मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे दो चार्ज हैं Q1 एंड Q2। अब मेरे को ये पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सर वो तो सोर्स चार्ज के कारण होता है, फिर यहाँ पे आपने टेस्ट चार्ज क्यों लगाया। तो सर इसको डेरिवेशन करने के दो तरीके हैं। अपन जो यहाँ पे मेथड कर रहे हैं, जो ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसमें अपन करेंगे किससे, फोर्स से। किससे करेंगे, फोर्स। तो पहले अपन क्या करेंगे, इंडिविजुअल चार्जेस का इस चार्ज पे फोर्स निकालेंगे, और अपन को पता है कि फोर्स को अगर उस टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर देंगे तो अपने पास क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो निकाल के देखते हैं इसका आंसर कितना होगा। सेपरेशन भी दे रखा है अपन को कि जो पहला चार्ज है वो Q0 से R1P पर है और दूसरा चार्ज जो Q2 है वो Q0 से R2P पर है। तो अब कैसे निकालेंगे इसका डेरिवेशन, देखो सोल्व करके देखते हैं। तो मेरे को पता है कि सबसे पहले द फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q0 चार्ज कितना हो जाएगा, वेक्टर में बात करेंगे सारी अपन। तो इसको मैं कह रहा हूं F1। तो यहां से इसका फोर्स बनेगा सर, ये तो हम रट गए आज को, के Q1 Q0, डिस्टेंस कितना है सेपरेशन R1P, तो ये बनेगा सर R1P का होल स्क्वायर,
और r1p का यूनिट वेक्टर। ठीक है, r1p का यूनिट वेक्टर। क्लियर है क्या? क्लियर है? ठीक है, इसको दिया अपन ने इक्वेशन नंबर 1। क्या दिया इसको? इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब सर अगर ये इसका फोर्स होगा इन दोनों चार्जेस के बीच का, तो उस केस में सर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फील्ड किसको होगी सर? मतलब जो फोर्स है वो फील्ड किसको हो रहा है? इस क्यू नोट को। अच्छा एक बात और सुन लो, यहाँ पे डायग्राम के अंदर, डायग्राम के अंदर अपन कह रहे हैं कि जो अपना E1 है वो आउटसाइड है, E2 है वो आउटसाइड है। क्यों आउटसाइड है? क्योंकि अपन यहाँ पे कह रहे हैं कि Q1 Q0 Q2 तीनों के तीनों कैसे नेचर के हैं? Q1 Q0 एंड Q2 ऑल थ्री आर नेचर ऑफ पॉजिटिव, आइडेंटिकल है ना। तो इनका अपन कह रहे हैं कि जो नेचर है वो कैसे है? पॉजिटिव है। अगर नेचर पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड अभी बताया था मैंने कहा होता है आउटसाइड। तो जो पहले वाला चार्ज है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड E1, सेकंड चार्ज इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड बाहर। अब जो नेट होगा सर वो रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर पढ़ के आता है कि जब दो वेक्टर किसी एंगल पर हो तो उनका रिजल्टेंट उनके बीच में लाई करता है। तो यहाँ भी इनका रिजल्टेंट क्या होगा? इनके बीच में होगा। तो फोर्स तो मैंने निकाला F1 जो कितना आया? K Q1 Q0 अपॉन में R स्क्वायर, और साथ में आया R1p का यूनिट वेक्टर। अब मैं निकालता हूं इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अपन लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू Q1 चार्ज कितनी हो जाएगी सर? ये हो जाएगी सर E1 इक्वल टू F1 डिवाइडेड बाय Q0, क्योंकि टेस्ट चार्ज बार बार कह रहा हूँ कौन है, किसको फील करवाना है? Q0 को। तो यहाँ दे दो इसको इक्वेशन नंबर 2। तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 क्या होगा? बाय इक्वेशन 1 एंड 2 आपका E1 निकल के आ जाएगा K Q Q0, Q0 नहीं है, Q है शायद है, एक मिनट सॉरी, ये बनेगा आपका K Q1 Q0 R1p का होल स्क्वायर, R1p यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाय Q0। Q0 से Q0 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो यहाँ से अपने पास E1 आ जाएगा, और वो E1 आएगा K Q1 R1p का होल स्क्वायर और R1p का यूनिट वेक्टर, इक्वेशन नंबर 3। तो अपने पास में इन दोनों चार्जेस के कारण जो मतलब सिंगल चार्ज ये Q1 था, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया E1। कितना आ गया? E1। और उसकी वैल्यू कितनी है मेरे पास में? K Q1 अपॉन में R1p स्क्वायर और R1p का यूनिट वेक्टर। तो सर मामला तो वैसे ही चल रहा है, क्योंकि आपने अभी बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आता है कितना है? K Q अपॉन में R स्क्वायर। तो मतलब कि बेसिकली अगर अपन डायरेक्ट निकालना चाहे वैसे भी निकाल सकते हैं। तो अब डायरेक्ट निकालेंगे। अब डायरेक्ट कैसे निकालेंगे? देखो अब तो मामला इजी है। अब कैसे निकलेगा सेकंड वाले का? तो अपन लिखेंगे सिमिलरली, अब अपन लिखेंगे सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माय फेवरेट Q2 चार्ज। तो ये बनेगा आपका, ये आपका बनेगा सर E2 इक्वल टू K Q2 R2p स्क्वायर और R2p का यूनिट वेक्टर, क्योंकि देखो इसका सेपरेशन अपन को दिया है R2p। ठीक है, तो दोनों चार्जेस के कारण अपन ने क्या निकाल दिया? इनका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया। अब क्योंकि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लग रहे हैं, E1 इधर लग रहा है आउटसाइड और E2 लग रहा है इस साइड, तो दोनों का सम कर दो, वो उसका क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट, जो दे भी रखा था E1 प्लस E2। तो अब यहां से प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो वहां से क्या होगा देखो, तो वहां से ये होगा कि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, विजिबल है? अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो यहां से जो आपका ई नेट बनेगा सर वो आ जाएगा E1 प्लस E2, इक्वेशन नंबर 5। तो सर इक्वेशन 3, इक्वेशन 4 की वैल्यू कहां पुट करेंगे? इक्वेशन 5 के अंदर। तो क्या लिखेंगे? बाय इक्वेशन 3, 4 एंड 5। तो ये आपका बन जाएगा E इक्वल टू K Q1
r1p का स्क्वायर r1p यूनिट वेक्टर kq2 r2p का होल स्क्वायर और r2p का यूनिट वेक्टर। चाहो तो k यहाँ से आप कॉमन ले लो, जैसे आप k को कॉमन लोगे तो आपका नेट आंसर बनेगा q1 अपॉन में r1p का होल स्क्वायर r1p यूनिट वेक्टर प्लस q2 r2p स्क्वायर और r2p का यूनिट वेक्टर। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू चार्जेस। अब सर गलती से मल्टीपल चार्जेस आ गए तो ये तो आपने दो का कराया, अगर n चार्जेस आ गए तो भैया प्रोसेस सेम है। कैसे सेम है देखो, n चार्जेस का कैसे होगा, n चार्जेस का आप करते हैं अपन, या चलो अगली स्लाइड पे करते हैं। बताओ यहाँ तक समझ में आया? दो चार्जेस का क्या निकालना था, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, नेट। तो अपन ने दोनों को वेक्टर फॉर्म में क्या करा, ऐड कर दिया। सिंगल सिंगल चार्ज का ऐड करते जाओ, आपके पास n का आ जाएगा। तो अगर मेरे को n का निकालना हो सर, n का कैसे बनेगा, n का निकालना हो तो सर n का कैसे बनेगा, देखो अगर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू n चार्जेस निकालना हो तो सर सिस्टम कुछ ऐसा बनेगा, मैं बोलूंगा एक p पॉइंट है, इसके आसपास ये q1 चार्ज है जिसकी डिस्टेंस है r1, ये दूसरा q2 चार्ज है इसकी डिस्टेंस है r2, ये तीसरा q3 चार्ज है जिसकी डिस्टेंस है r3, और सबसे लास्ट वाला चार्ज qn है जिसकी डिस्टेंस है rn। तो बोल रहा है इन सब चार्जेस के कारण इस पे लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो इन सब का नेचर में कैसा ले रहा हूँ, पॉजिटिव। कैसा नेचर ले रहा हूँ मैं, पॉजिटिव। तो सर इंडिविजुअल निकालते जाओ, तो सिंपल मेथड है सर, ड्यू टू q1 कितना होगा। चलो अब इस बार मैग्नीट्यूड के फॉर्म में निकालते हैं, ठीक है, डायरेक्शन बाद में लगा लेंगे। तो ड्यू टू q1 निकलूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, e1, चलो वेक्टर निकाल ही देते हैं, छोड़ो डायरेक्शन के साथ करते हैं। तो ये हो जाएगा सर k q1 अपॉन में r1 स्क्वायर और r1 का यूनिट वेक्टर, सही है। फिर अपन निकालेंगे e2 जो किसके कारण होगा, q2 के कारण होगा। तो वो हो जाएगा सर k q2 अपॉन में r2 स्क्वायर और r2 का यूनिट वेक्टर। और ऐसे मैं nth वाले का निकालूंगा qn का, तो वो हो जाएगा en इक्वल टू k qn अपॉन में rn स्क्वायर। बस डिफरेंस इतना है कि भैया यहाँ पे सिंगल चार्ज आता है जबकि फोर्स के अंदर दो चार्ज एक साथ आते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे अगर मैं इसका नेट निकालूंगा तो नेट क्या बनेगा, तो इसका नेट बन जाएगा सर ई नेट इक्वल टू E1 प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से E2, और ये कहां तक जाएगा, En तक। तो ई नेट इसका बन जाएगा k q1 r1 स्क्वायर r1 यूनिट वेक्टर k q2 r2 स्क्वायर r2 का यूनिट वेक्टर, और लास्ट होगा k qn rn का स्क्वायर और rn का यूनिट वेक्टर। अब यहाँ से आपको कुछ भी नहीं करना, बस k को क्या ले लो, कॉमन ले लो। तो यहाँ से बनेगा q1 अपॉन r1 स्क्वायर r1 यूनिट वेक्टर, q2 अपॉन में r2 स्क्वायर r2 का यूनिट वेक्टर, और लास्ट बनेगा qn अपॉन rn स्क्वायर rn का यूनिट वेक्टर। तो ये था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? मेरे ख्याल से काफी इजी था, जो आपने फोर्स पढ़ रखा है उसी का डिट्टो भाई है ये इलेक्ट्रिक फील्ड। बस डिफरेंस इतना है कि ये सोर्स चार्ज पे डिपेंड करता है जबकि फोर्स बोथ चार्ज पे डिपेंड करता है, दोनों q1 q2 पे। बताओ क्लियर है क्या यहाँ तक? तो अपन ने देखा यहाँ पे, अब आगे मतलब पीछे सॉरी, अपन ने देखा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन किसके लिए, मल्टीपल चार्जेस के लिए। तो पहले अपन ने समझा कैसे कैसे क्या होता है ये, ई नेट निकलता कैसे है, वेक्टर सम करते हैं इसका। ये पूरा का पूरा कौन सा सम हुआ भैया, वेक्टर सम। इसके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं बहुत सारे। फिर अपन ने देखा दो चार्जेस का निकालना हो तो कैसे निकलेगा, तो फोर्स से निकालो या फिर डायरेक्ट निकालो, बात सेम ही है, जैसे आपको सूटेबल लगे, दोनों बता दिए मैंने। तो फिर उसके बाद बस क्या कर दो आप, नेट ऐड करते जाओ, आपका आ जाएगा मल्टीपल चार्जेस। फिर अपन ने देखा मल्टीपल चार्जेस का भी बहुत ईजी था। अब आता है आज की क्लास का सबसे लास्ट टॉपिक, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? तो अगर बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, तो अपन ने ये तो बोला कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक स्पेस, रीजन, इलाका, जो ये आपने टर्मिनोलॉजी बताई हमको, तो उन टर्म्स में आपने बताया कि ये एक रीजन था, सराउंडिंग था किसी चार्ज का, जिसमें दूसरा चार्ज उसको फील कर रहा है। तो मतलब ये कुछ हाइपोथेटिकल बातें हो गई कुछ। अब जैसे तुमने वो एनिमेशंस मूवी देखी होगी ना, जिसमें वो दिखाते हैं मोबाइल के टावर्स वगैरह दिखाते हैं, तो जिसमें वो वाइट वाइट लाइंस दिखाते हैं जिग जिग करके, तो वो क्या शो करती है वहाँ पे, उनकी रेडिएशंस, उनके सिग्नल्स शो करते नहीं करते।
तो वैसे बैठे बैठे इन्होंने बोला कि भाई ये जो इलाका है इस इलाकों को अपन दिखाए कैसे, कैसे रिप्रेजेंट करें। तो जो फेराडे साइंटिस्ट था, कौन था, फेराडे, उसने इसका क्या करा था, इमेजिनरी, उसने इसका इमेजिनरी क्या करा था, लाइंस को ड्रॉ करके दिखाया था कर्व्स के फॉर्म में। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो बेसिकली पाथ है या फिर कर्व है जो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करती है जो किसी चार्ज ने प्रोड्यूस करा। वापस कह रहा हूं मैं, क्या कह रहा हूं यहाँ पे, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो रिप्रेजेंटेशन है उस इलेक्ट्रिक फील्ड का इन द फॉर्म ऑफ अ पाथ और अ कर्व जो किसने प्रोड्यूस करा है, उस सोर्स चार्ज में जो पहले से बैठा हुआ है। अच्छा, और अगर इन कर्व पे और इन लाइन पे आप अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे, वो टेंजेंट आपको किसके डायरेक्शन दिखाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। किसके डायरेक्शन दिखाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो देखो डेफिनेशन पे आओ कि दीज आर द स्ट्रेट और कर्व्ड पाथ। सेम बात आई कि नहीं आई, कि मतलब ये कैसे पाथ होते हैं सर, स्ट्रेट और कर्व्ड पाथ होते हैं, पहली बात। दूसरा, इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा क्योंकि यहाँ पे कौन बैठा हुआ होगा, चार्ज बैठा हुआ होगा, बेसिक बात है। सच दैट द टेंजेंट टू इट, मतलब अगर इस पे अपन टेंजेंट बनाएंगे, क्या बनाएंगे इस पे अपन, टेंजेंट, तो क्या कह रहा है कि द टेंजेंट टू इट एनी पॉइंट गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात भैया, कि अगर अपन इस पे टेंजेंट बनाएंगे तो क्या करेगा, वो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करेगा। ये तो मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है, कर्व पे अगर टेंजेंट बनाएंगे तो उसके आगे डायरेक्शन दिखाता है पाथ की। तो यहाँ भी किसके डायरेक्शन दिखाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब सर ये दिखने में होती कैसी है, तो यहाँ पे मैंने इनकी कुछ प्रॉपर्टीज लिखी है, तो इन प्रॉपर्टीज में अपन बाद में आएंगे, पहले अपन देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनती कैसे है। ठीक है, तो आओ देखते हैं अपन एक बार। तो अगर मेरे पास में कोई पॉजिटिव चार्ज रखा हो, अब पॉजिटिव चार्ज को अपन सर क्या बोलते हैं, जो जीरो से क्या होगा, ग्रेटर होगा साइन। तो अगर मेरे पास में कोई पॉजिटिव चार्ज हो, क्या हो, पॉजिटिव चार्ज, तो उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी उनकी डायरेक्शन होती है सर आउटवर्ड। क्या होती है, डायरेक्शन आउटवर्ड। अब कैसे होती है देखो, वो कैसे होती है देखो, कुछ इस तरह से, मतलब पॉजिटिव चार्ज के कारण जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, आउटवर्ड। तो यहां से लीनियरली जो रेडियल फॉर्म में जो लाइंस निकल रही है ये कहां जाएंगी, बाहर की तरफ। ठीक है, अगर मेरे पास में कोई नेगेटिव चार्ज रखा हो, क्या रखा हो, नेगेटिव चार्ज, तो वहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरेट होगी जाएंगी तो ऐसे ही बाहर, बट डायरेक्शन इसके क्या होगी, अपोजिट। डायरेक्शन इसके क्या होगी, अपोजिट। कैसे देखो, इसमें लाइंस क्या करती है, एंटर करती है, क्या करती है, एंटर। ठीक है, और यहाँ पे अपन ये किसको बना रहे हैं, Q लेस देन जीरो को। तो मतलब कि अगर Q ग्रेटर देन जीरो होगा तो उस केस में तो अपन ये कह रहे हैं कि जो लाइंस होगी वो क्या करेंगे, आउटवर्ड जाएंगे। कहाँ जाएंगी, आउटवर्ड। और यहाँ पे आके क्या करती है, टर्मिनेट। मतलब पॉजिटिव से तो स्टार्ट होती है और टर्मिनेट कहाँ होती है सर, टर्मिनेट कहाँ होती है सर, टर्मिनेट होती है नेगेटिव पे। कहाँ टर्मिनेट होती है, नेगेटिव। तो सर अगर कोई मेरे को दो चार्ज पास में रखे दे दे तो फिर क्या होगा, तो उसको भी देख लो। ये दो क्लियर है भैया, आगे चलें, इसको मैं ऊपर कर रहा हूं देखो। अगर मेरे को दो चार्ज एक साथ रखे हुए दे दे पास पास, तो फिर क्या होगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज। तो मैंने बोला पॉजिटिव से जाएगी और कहाँ जाके मिलेगी, नेगेटिव पे। तो ये जाएंगी कुछ इस फॉर्म में, ये जाएंगी कुछ इस फॉर्म में। ठीक है भैया, ये जाएंगे कुछ इस फॉर्म में। ठीक है, तो ये हो जाएगा दो चार्जेस का जब Q1 Q2 किस नेचर के हो, अपोजिट नेचर के। किस नेचर के हो, अपोजिट नेचर के। तो यहाँ पे अगर दोनों का नेचर अपोजिट होगा और एक Q1 एक Q2 है, तो Q1 एंड Q2 का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, लेस देन जीरो। तो आपको डायरेक्ट नहीं बोलेगा कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड डायग्राम बना के दो, वो आपको बोलेगा Q1 Q2 लेस देन जीरो के लिए बना के दो। तो आपको ये वाला ड्रॉ करना है। ठीक है, अब अगर आपको बोल रहा है कि Q1 Q2 ग्रेटर देन जीरो के लिए बना के दो, तो फिर क्या करोगे, तो उसमें बीच में आपको नल पॉइंट्स मिलेंगे। कैसे मिलेंगे देखो, अगर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव था, सॉरी पॉजिटिव,
कि दोनों कैसे चार्जेस थे, लाइक ये कैसे थे चार्जेस, अनलाइक। तो अनलाइक चार्ज कह दो, Q1 Q2 लेस देन 0 कह दो, बात एक ही है। अब यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि दोनों चार्जेस लाइक चार्जेस थे, पॉजिटिव पॉजिटिव। तो अब यहाँ से सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में दूर भागेंगी। दूर क्यों भागेगी, क्योंकि रिपल्शन है। क्या होगा बीच में, रिपल्शन। बीच में क्या होगा, सॉरी रिपल्शन, कुछ इस तरह से। तो बीच में एक भी लाइन नहीं जाएगी, ठीक है। बाहर जाएंगे बट यहाँ नहीं आएंगे, इस साइड। ठीक है भैया, दादा क्लियर है क्या। तो बीच में आपको नल पॉइंट मिलेगा, और ये नल पॉइंट क्यों मिलेगा, क्योंकि बीच में क्या है, यहाँ पे रिपल्शन है। क्या है, रिपल्शन। और जबकि यहाँ बीच में अट्रैक्शन था, तो यहाँ नल पॉइंट नहीं मिलेगा आपको, यहाँ तो अट्रैक्शन फील होगा। तो ये अपन कह रहे हैं कि ये किसके लिए होगा, ये होगा Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 के लिए, ठीक है। जब चार्जेस कैसे होंगे, लाइक चार्जेस। किसके लिए होगा ये, लाइक चार्जेस। नेगेटिव में बस डायरेक्शन उल्टी कर दो आप। नेगेटिव का कैसे बनेगा, डायरेक्शन जस्ट क्या कर दो, अपोजिट। कैसे करोगे देख लो उसको भी, अब इतना बना ही दिया तो उसको भी देख ही लो, उसको भी देख ही लो। ये तो हो गया आपके चार डायग्राम, कौन कौन से, पॉजिटिव नेगेटिव, दो अपोजिट चार्ज, दो सिमिलर चार्ज, और जो फिफ्थ बनेगा वो बनेगा दो नेगेटिव्स का। तो नेगेटिव्स का कुछ ऐसा बनेगा, उस पे लाइंस जो आएंगी अंदर की तरफ आएंगी। कहाँ की तरफ आएगी, अंदर की तरफ आएगी। बताओ बात समझ में आई क्या। तो ये रिप्रेजेंटेशन किसका था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। किसका रिप्रेजेंटेशन था, अरे दादा उल्टा क्यों बन रहा है, ये था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का रिप्रेजेंटेशन। बताओ इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई, ठीक है। बीच में यहाँ भी क्या मिलेगा आपको, नल पॉइंट। तो ये था आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के डायग्राम्स, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, Q ग्रेटर देन Q लेस देन 0, लाइक चार्जेस अनलाइक चार्जेस, इन सब का अपन ने देखा। अब चलते हैं इसकी प्रॉपर्टीज पे, अब चलते हैं प्रॉपर्टीज पे। तो प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी ये है कि दीज आर द कंटिन्यूअस स्मूथ कर्व विदाउट एनी ब्रेक। भाई एक बार अगर किसी चार्ज से लाइन ने निकलना स्टार्ट कर दिया, तो वो बिना किसी रुके डैमेज के सीधा चलती जाएगी, ब्रेक नहीं होगा उसके अंदर। गाड़ी नहीं है कि ब्रेक लगा दोगे आप, ठीक है ना, गाड़ी चल रही है तो चलती जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से अगर एक बार किसने, लाइन ने निकलना स्टार्ट करा, तो वो कंटिन्यूअस फॉर्म में जाएगी विदाउट एनी ब्रेकेज, उसमें ब्रेक नहीं होगा। जो अपन ने देखो लाइंस बनाई है यहाँ पे, तो इनके अंदर ब्रेकेज नहीं है, कहीं भी निकल रही है तो चलती जाएगी आगे, जहां से आ रही है वहां से जाके, जब तक कि कोई दूसरा चार्ज नहीं आएगा, ठीक है ना। चार्ज आएगा तो वहां पे फिर टर्मिनेट होगी या फिर वहां से रिपल्स होकर भागेगी, बट कह रहे हैं कि ब्रेकेज नहीं होगा, कोई डैमेज नहीं आएगा बीच में। फिर कह रहा है द लाइन ऑफ फोर्स स्टार्ट एट अ पॉजिटिव चार्ज एंड एट अ नेगेटिव चार्ज, दे कैन नॉट फॉर्म क्लोज लूप्स। अब ये इंपॉर्टेंट है भैया, सेकंड वाली प्रॉपर्टी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैग्नेटिक फील्ड में आएगी, बट वहां पे अपन बोलेंगे दे फॉर्म क्लोज लूप। यहां अपन कह रहे हैं कि ये लूप नहीं बनाती। अब ऐसा क्यों, समझो इसको, ऐसा क्यों, तो इसको समझो। मैं ये कह रहा हूं या ये लाइन ये कह रही है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से अभी मैंने बताया था कि सर पॉजिटिव चार्ज से तो बाहर निकलती है, और मिलती कहां पे जाके, टर्मिनेट कहां जाके होती है, नेगेटिव पे। सही बात है क्या, पॉजिटिव से बाहर निकलेगी और टर्मिनेट कहां जाके होगी, नेगेटिव पे होगी। होगी कि नहीं होगी। तो अपन ये कह रहे हैं कि वापस नेगेटिव से निकल के पॉजिटिव होने जा रही है सर, क्योंकि कॉन्सेप्ट ये है कि पॉजिटिव से निकलेगी और नेगेटिव पे जाके मिलेगी। कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि पॉजिटिव से निकलेगी और नेगेटिव पे जाके मिलेगी। ये था ना बोला कि नेगेटिव से वापस निकल के पॉजिटिव में मिलेगी। ऐसा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में होता है सर, कि बाहर आती है नॉर्थ से साउथ, अंदर आती है साउथ से नॉर्थ, तो वो बनाती है पूरा लूप। जबकि यहां नहीं बन रहा है ऐसा, यहां अपन कह रहे हैं पॉजिटिव से निकली और नेगेटिव पे जाके एंड हो गई, मामला खत्म, ठीक है। तो अपन यहां कह रहे हैं कि दीज लाइन ऑफ फोर्स स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड एट द नेगेटिव चार्ज, दे कैन नॉट फॉर्म द क्लोज लूप। ये क्लोज लूप बनाती ही नहीं है। तीसरी बात, द टेंजेंट टू द लाइन ऑफ फोर्स एट एनी पॉइंट गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सर ये प्रॉपर्टी तो अभी आपने थोड़ी डेफिनेशन में डिफाइन करी थी कि अगर इस पे टेंजेंट बनाएंगे तो वो क्या दिखाएगी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाएगी। अब कैसे दिखाएगी देखो, कैसे दिखाएगी देखो। अभी अपन ने ये लाइंस बनाई थी, तो यहां देखो,
जैसे मैंने बोला कि एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज था, क्या था, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो मैंने पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ निकाली, नेगेटिव की तरफ। अब मैं इसके किसी भी पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, किसी भी पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, वो टेंजेंट किसकी डायरेक्शन दिखाएगी, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की। और वो दिख भी रहा है, देखो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ जा रहा है, जो कर्व है ऊपर है, इस पॉइंट पे कर्व आगे की तरफ जा रहा है, और इस वाले पॉइंट पे कर्व नीचे की तरफ आ रहा है। तो जिस पॉइंट पे आप उसके एक इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रॉ करना चाहोगे तो क्या ड्रॉ कर दो, टेंजेंट ड्रॉ कर दो, काम खत्म। तो अपन ये कह रहे हैं थर्ड प्रॉपर्टी के अंदर कि जब अपन किसी कर्व पे नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड के कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वहां पे वो किसकी डायरेक्शन दिखाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगा। फोर्थ प्रॉपर्टी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यह आगे बार बार रिपीट होगी आपके, चाहे चैप्टर 2 पढ़ोगे चाहे वेव्स पढ़ोगे वहां भी आएगी, कि नो टू फील्ड लाइंस क्रॉस ईच अदर। कभी भी दो फील्ड लाइंस आपस में एक दूसरे को काटेगी नहीं, क्योंकि इसका रीजन भी मैथ के अंदर ही है। क्या रीजन है, देखो अगर मैंने बोला कि दो फील्ड लाइंस ने आपस में काट दिया, कैसे, कि मैंने बोला इस पॉजिटिव चार्ज से इस नेगेटिव चार्ज पे एक फील्ड लाइन ऐसे गई और दूसरी फील्ड लाइन सर ऐसे गई, या ऐसे नहीं तो ऐसे गई, तो होगा ये कि जिस पॉइंट पे इन्होंने एक दूसरे को काटा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की टेंजेंट दो बनेगी, एक ऐसे और एक ऐसे। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, दो, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। किसी भी पॉइंट पे, एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की ओनली सिंगल डायरेक्शन पॉसिबल है, कभी भी दो दो चीजें एक साथ नहीं मिल सकती। वैसे यहां अपन कह रहे हैं क्या, कि इलेक्ट्रिक फील्ड की ओनली सिंगल डायरेक्शन पॉसिबल है, दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपने दो लाइंस को क्रॉस करा दिया तो वहां पे उसकी डायरेक्शन कितनी बनेगी, दो, जो कि पॉसिबल नहीं है। फिफ्थ प्रॉपर्टी कह रहा है द लाइन ऑफ फोर्सेस आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ये चैप्टर 2 में भी अपन देखेंगे कि जब अपन किसी कंडक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाते हैं तो वो नॉर्मली उसके बाहर निकलती है, जनरली स्फीयर में निकलती है। देखो कि जैसे मैंने बोला ये मेरे पास स्फीयर है, इस पे पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी यहाँ से रेडियली क्या निकलेगी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस निकलेगी, बाहर की तरफ, ठीक है। फिर बोल रहा था रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ द लाइंस ऑफ फोर्स गिव अ मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस प्रॉपर्टी इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे तो वो एमसीक्यू वगैरह भी बनते हैं। देखो कि जैसे मैंने बोला कि एक रीजन है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे निकल रही है इस तरह से, ठीक है। अब मेरे पास में 3 पॉइंट है, कितने पॉइंट है, 3। एक पॉइंट ए है यहाँ पर, एक पॉइंट बी है यहाँ पर, और एक पॉइंट सी है कहीं यहाँ पर। अब बोल रहा है बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ ज्यादा होगी, तो साफ दिख रहा है सर यहाँ पे क्लोजनेस ऑफ लाइंस ज्यादा है, लाइंस काफी डेंस है, पास पास है, खसक खसक के बैठी हुई है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी थोड़ी कम हो गई, और सर यहाँ देखो सबसे कम है। तो अगर मैं इनको अरेंज करना चाहूँ तो मैं कहूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ ए ज्यादा है, फिर बी है, और फिर लास्ट में क्या होगा, सी। ये इसका क्या होगा आंसर। तो यहाँ पे भी ये कह रहा है कि जितना ज्यादा क्लोज होंगी लाइंस उतना ज्यादा स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, और अगर जितना दूर दूर होंगी लाइंस तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वीक होगा। तो मतलब किसको मेजर करता है ये, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को। सॉरी, लास्ट 2 पॉइंट में क्या कह रहा है कि द लाइंस ऑफ फोर्स हैव द टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू द अनलाइक चार्जेस। मतलब जहां पे अनलाइक चार्जेस होंगे तो वहां लाइन जो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, सिकुड़ जाती है आपस में, क्योंकि वहां पे अट्रैक्शन होता है। जबकि इसका उल्टा यहाँ देखो कि जो लाइन ऑफ फोर्सेस हैं उनके अंदर क्या होता है, एक्सपेंड करने की प्रॉपर्टी होती है। कब, दिस शो द रिपल्शन, कि जब रिपल्शन होगा तो लाइंस क्या करेगी, फैलेंगी, क्या करेंगी, फैलेंगी, जबकि उसके अंदर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगी, इसके अंदर क्या करेंगी, एक्सपेंड करेगी। ये थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशंस, उनके डायग्राम्स और उनकी प्रॉपर्टी। अब चलते हैं अपन इनके न्यूमेरिकल्स पर। तो मेरे ख्याल से आज की क्लास के सारे टॉपिक आपको समझ में आ गए होंगे। इसके अंदर अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड को पूरा खोल के रख दिया पोस्टमार्टम करके, कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, मल्टीपल चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ठीक है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कैसे ओबे करते हैं, फिर इनकी लाइंस कैसे बनती है, और उन लाइंस की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। तो ये कुछ टर्म्स अपन ने आज की क्लास में देखी। अब अपन करेंगे इनके न्यूमेरिकल्स। तो आओ आज शुरू करते हैं अपना क्लास का पहला न्यूमेरिकल, जो आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा आज की क्लास के लिए। तो जैसा कि क्वेश्चन के अंदर गिवन है, जो स्लाइड के अंदर देखो,
अ पेंडुलम ऑफ मास 80 मिलीग्राम, शानदार क्वेश्चन है ये। इसमें कह रहा है कि एक पेंडुलम है जिसका मास है 80 मिलीग्राम, ठीक है, कैरिंग द चार्ज ऑफ 2 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर माइनस 8, मतलब इसके ऊपर जो चार्ज है वो चार्ज कितना है 2 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर माइनस 8 कूलम, is at the rest in a horizontal uniform electric field of 2 multiply 10 raised to power 4। कभी भी क्वेश्चन को रीड करो, इंफॉर्मेशन को साथ के साथ टिक करते चलो। अब यहाँ पे जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है वो हॉरिजॉन्टल और यूनिफॉर्म गिवन है। फिर बोल रहा है कि फाइंड द टेंशन इन द थ्रेड। अब सर चैप्टर पढ़ा रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स का और निकलवा रहे हो 11th का टेंशन, तो भैया क्वेश्चन मिक्स ऐसे तो होते हैं फिजिक्स के अंदर, आप कहाँ की चीज कहाँ यूज करोगे आपको पता ही नहीं है, इसीलिए सबसे टफ जो क्वेश्चंस बनते हैं वो किसके बनते हैं, फिजिक्स के। तो इसके लिए आपका नॉलेज और आपके कॉन्सेप्ट काफी स्ट्रांग होने चाहिए। अब यहाँ टेंशन को कैसे निकालेंगे सर, उसका एंगल कैसे निकालेंगे, तो चलो सोल्व करते हैं। पहले जो आपके पास गिवन डाटा होता है बेटा उसको लिख लो, कभी कभी तो वो काम आता है, कभी कभी काम नहीं आता। अब यहाँ देखते हैं काम आएगा कि नहीं आएगा। तो मेरे को गिवन क्या है, पहले तो मास गिवन है 80 मिलीग्राम। अब सर मिली का मतलब तो होता है 10 रेज टू पावर माइनस 3, कितना होता है 10 रेज टू पावर माइनस 3। अच्छा, बट ग्राम में कभी अपन वैल्यू रखेंगे नहीं, स्टैंडर्ड क्या होता है केजी। तो सर ये बन जाएगा 80 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर माइनस 6 केजी। क्यों बनेगा भैया, क्योंकि 1000 ग्राम होता है ना किसके अंदर, 1 केजी के अंदर। तो यहां से अपना बना 80 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर माइनस 6 केजी। दूसरा सर यहाँ पे चार्ज इन्होंने खुद ने दिया है क्वेश्चन के अंदर जो मास के ऊपर है, पहले एक बार लिखो फिर मैं समझाता हूँ कि क्या क्या है इसके अंदर। दूसरा फिर इसने दिया है सर अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दिया है 2 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर पॉजिटिव 4 वोल्ट पर मीटर। देखो आ गई यूनिट, मैंने बोला था या तो न्यूटन पर कूलम होगी या फिर वोल्ट पर मीटर होगी। अब देखो सेटअप को देखो, ये है अपना वो ऊपर हिंज पॉइंट जहां पे ये पूरा वायर लटका हुआ है, ये है वो मास जिसका अपन को 80 मिलीग्राम मास गिवन है। अब ये जो एफबीडी है ये 11th क्लास में बनते हैं कि जब ये मास इधर उधर क्या कर रहा होगा, पेंडुलम कर रहा होगा मोशन, तो उस केस में इसमें स्ट्रिंग के ऊपर टेंशन भी लग रहा होगा, नीचे ग्रेविटी भी लग रही होगी और साथ में क्या आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। मतलब कि यहाँ पे सर 3 फोर्स काम कर रहे हैं, टेंशन, ग्रेविटी फोर्स mg, वेट जिसको बोलते हैं बॉडी का मास का, और तीसरा कौन है सर इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड तो खुद ने इसने बोला कि हॉरिजॉन्टल, मतलब कि कुछ ऐसा। इस पूरे सिस्टम पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लग रहा है, ऐसे। अभी अपन वैसे आगे देखेंगे डाइपोल के अंदर, वहां देखेंगे कि जब पॉजिटिव चार्ज होता है तो पॉजिटिव चार्ज का तो जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स होता है क्यूई, वो क्या होता है उसके साथ होता है, और जो नेगेटिव होता है उसके कारण अपोजिट होता है। अब यहाँ पे चार्ज का नेचर अपन को डिफाइन नहीं है तो अपन ने पॉजिटिव लिया। तो अब यहाँ पे देखो क्या होगा कि जैसे ये रस्सी यहाँ पे लटकी हुई है या हिंज मतलब कि हैंग कर रही है यहाँ पे, तो इसके ऊपर जो टेंशन होगा वो तो ऊपर की तरफ होगा, टेंशन कहाँ होगा ऊपर की साइड। अब अगर ये इसका एंगल जो है थीटा है यहाँ पे, ये एंगल अगर इसका थीटा था तो उस केस में यहाँ पे देखो जेड बन रहा है। अब क्या बन रहा है जेड, और जेड बनने से क्या होगा, अगर ये एंगल थीटा तो एंगल भी कितना बनेगा थीटा। तो अपन वहां 11 में सीखते हैं कि सर थीटा के साथ वाला कंपोनेंट तो कोस होता है और अपोजिट वाला क्या होता है साइन होता है। तो यहाँ पे सर इसके साथ वाला कंपोनेंट तो होगा टी कोस थीटा, क्या होगा टी कोस थीटा, और जो इसके साथ थीटा के अपोजिट कंपोनेंट होगा वो कौन सा होगा टी साइन थीटा। mg जो होगा सर वो ग्रेविटी के कारण फोर्स, वो कहाँ लग रहा है डाउनवर्ड, और हॉरिजॉन्टल क्या लग रहा है क्यू। तो अब यहाँ पे अपन करेंगे पहले फोर्स की बैलेंसिंग, क्योंकि अपन को निकालना क्या है टेंशन, क्या करेंगे फोर्स की बैलेंसिंग। तो कुछ मेरे ख्याल से ऐसे होगा कि फॉर द गिवन डायग्राम, फॉर द गिवन डायग्राम कि जो आपका हॉरिजॉन्टल फोर्स है वो आपस में बैलेंस होंगे, टी साइन थीटा इक्वल टू क्यू ही होगा, कितना होगा क्यू। दूसरा जो कोस थीटा है वो किसको बैलेंस करेगा mg को, तो सर टी कोस थीटा किसको बैलेंस करेगा mg को। अब क्या करना है सर टेंशन निकालना है और एंगल निकालना है, तो पहले निकलेगा एंगल, क्या निकलेगा एंगल। तो मैं कह रहा हूं कि इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर दो, क्या कर दो इक्वेशन 1 एंड 2 को डिवाइड, तो क्या बनेगा देखो इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, तो आपके पास बनेगा टी साइन थीटा डिवाइडेड बाय टी कोस थीटा, तो ये बनेगा आपके पास क्यू ई इक्वल डिवाइडेड बाय एम जी। तो मेरे ख्याल से टी से टी होगा कैंसिल, साइन अपॉन कोस ट्रिग्नोमेट्री में कितना होता है टेन थीटा,
तो सर ये टेन थीटा बनेगा क्यू ई अपॉन में एम जी। अब सर क्यू की वैल्यू कितनी गिवन है, 2 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर माइनस 8। ई इलेक्ट्रिक फील्ड कितना गिवन है, 2 इंटू 10 की पावर 4 डिवाइडेड बाय एम, मास कितना गिवन है सर, 80 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर माइनस 6, और जी कितना लेना है सर, 9.8। कितना लेना है, 9.8। इसमें आप पावर्स को पहले बैलेंस कर दिया करो, तो -8 और +4 कितना होता है, माइनस का 4, और ये +6 ऊपर जाएगा तो -4 और +6 कितना बनेगा सर, प्लस का 2 बनेगा। कितना बनेगा, और 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो 2 इंटू 10 की पावर 2, सॉरी 4 इंटू 10 की पावर 2, ये बनेगा 80 और मल्टीप्लाई में 9.8, शायद कि 1/20 बनेगा, और 20 को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 98/2, मतलब मल्टीप्लाई 2, तो 98 मल्टीप्लाई 2 कितना बनेगा, ये बनेगा 176, ठीक है ना, 180 नहीं 176 कैसे बनेगा, तो ये बनेगा 98 मल्टीप्लाई 2 6, 196 बनेगा। कितना बनेगा, 196। कैसे सही कर रहे हैं, देखो भाई ये होगा 1, ये हो जाएगा 20, 4 की टेबल से काटो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 20, ठीक। ये हो जाएगा अपना 1/20, ऊपर चलेगा 10 की पावर 2, तो ये बनेगा 20 मल्टीप्लाई 9.8, और 0 इसको कैरी करा दो तो 98 मल्टीप्लाई 2, तो ये बन रहा है 16, और 18 एक 19, 196। तो यहाँ से इसका आंसर आप निकाल के देखोगे, जितना मेरे को दिख रहा है इसका आंसर नियर बाय आएगा 0.51। कितना आएगा, 0.51। तो टेन थीटा आपका आएगा 0.51। कितना आएगा, 0.51। अब जैसे आपका टेन थीटा 0.51 आएगा, तो सर 0.51 की वैल्यू तो अपन को पता ही नहीं है, तो देखो इसके लिए यहाँ पे आपको डाटा गिवन होगा, बट यहाँ क्वेश्चन में गिवन नहीं है, बट पेपर में आपको देगा। तो टेन इनवर्स 0.51 की वैल्यू कितनी होती है, 27 डिग्री। कितनी होती है, 27 डिग्री। तो यहाँ से अपन इसका इनवर्स निकाल के थीटा की वैल्यू कितनी निकाल सकते हैं, 27 डिग्री। पहला आंसर आ गया। अब आपसे क्या मांगा है, टेंशन। क्या मांगा है, टेंशन। तो किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो आप, शायद तक वहां पे साइन गिवन था, साइन, तो यहां से निकाल सकते हैं अपन बाय इक्वेशन 1। ये बनेगा आपका t इक्वल टू साइन 27। चार्ज आपको गिवन था, 2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -8, और E आपको गिवन था 2 इंटू 10 की पावर 4। तो ये बन रहा है 4 इंटू 10 की पावर -4, डिवाइड में आ जाएगा साइन 27, और यहाँ चल रहा है आपका टेंशन। तो ये आपको गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर कि जो साइन 27 है उसकी वैल्यू होगी 0.4539। 0.4539। तो ये आपका बनेगा, यहाँ से इसको डिवाइड करते ही आंसर बनेगा 8.11 10 रेज़ टू पावर 4 न्यूटन। इतना टेंशन लगेगा इस स्ट्रिंग के ऊपर। तो ये था पहला क्वेश्चन जिसके अंदर अपन ने निकाला टेंशन और साथ में एंगल थीटा। तो शानदार क्वेश्चन था, क्योंकि इसके अंदर 11th का यूज भी था, क्योंकि 11th से अपन ने इसका देखो ये एफबीडी डायग्राम बनाया कि अगर ये स्ट्रिंग ऐसे लटक रही होगी, देखो इसको यहाँ भी समझ लो एक बार, कि अगर ये अपने पास एक मास था जो अपन ने हैंग कर रखा था, क्या कर रखा था, हैंग कर रखा था, तो अपन कह रहे हैं कि अगर इस मास को अपन ने यहाँ थोड़ा शिफ्ट करा, तो सर यहाँ टेंशन लग रहा था, ये एंगल बना इसका थीटा। अब एंगल थीटा होगा तो सर ये वाला कंपोनेंट भी थीटा होगा, तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक तो टी कोस थीटा और एक बनेगा टी साइन थीटा। बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हॉरिजॉन्टल है, तो सर वो लग रहा है हॉरिजॉन्टल में यहाँ पे क्यू आउटवर्ड, और इसको बैलेंस कर रहा होगा एम जी डाउनवर्ड। तो मतलब चारों फोर्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। तो बैलेंसिंग इक्वेशन अपन ने पहले निकाला इसका थीटा एंगल, और फिर बाद में अपन निकाला टेंशन। तो टेंशन कितना आ रहा है, 8.11 10 की पावर 4 न्यूटन। तो ये था पहला क्वेश्चन। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन कुछ ये रहा आपके सामने, इसमें कह रहा है कि दो पॉइंट चार्जेस हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ए एंड बी, जिसका मैग्नीट्यूड आपको गिवन है 8 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -6 कूलम और माइनस का 8 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -6 कूलम, जो कहां पे रखे हैं, डी डिस्टेंस पे रखे, ये रही डी डिस्टेंस।
और ये O इनका है मिड पॉइंट। कह रहा है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिडिल पॉइंट O बिटवीन द चार्जेस इज 6.4 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। फाइंड द डिस्टेंस D बिटवीन द पॉइंट चार्जेस A एंड B। तो अभी अपन ने इस क्लास के अंदर अपन ने सीखा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सर वो पॉजिटिव चार्ज का होता है आउटवर्ड और नेगेटिव चार्ज का होता है इनवर्ड। तो इस पॉजिटिव चार्ज का इस O पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा? आउटवर्ड, उस साइड होगा। जो देखो यहाँ दिख भी रहा है कि यहाँ पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है? इस साइड। जो दूसरा चार्ज नेगेटिव वाला ये वाला, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये खुद की तरफ जाएगा इनवर्ड। तो देखो E माइनस क्यू यहाँ दे रखा है। अब 11th में अपन सीखते हैं कि जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो उनका क्या होता है? समीशन होता है, सम निकालते हैं उनका। जबकि अगर दोनों अपोजिट हो तो उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं। जबकि सेम हो डायरेक्शन तो उनको क्या करते हैं? अपन ऐड करते हैं, और अपोजिट हो तो क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सर जैसे अपन इन दोनों को ऐड करेंगे तो इसका नेट आंसर अपन को दे रखा है ये रहा। ये आंसर कितना करेगा? 6.4 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। और अपन से मांग क्या रहा है? अपन से मांग रहा है डिस्टेंस D। अब कैसे निकालें इसको? तो पहले एक बार नेट का फॉर्मूला बनाते हैं। तो अपन लिखेंगे 8O। सॉल्यूशन में क्या करेंगे अपन? 8O निकालेंगे E नेट। और मेरे ख्याल से जो E नेट होगा वो होगा E ड्यू टू प्लस Q और E ड्यू टू माइनस Q। अब सर दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये बताओ? तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट चार्ज का किसी पॉइंट पे, अभी अपन ने आज की क्लास में सीखा कितना होता है? KQ/R²। तो यहाँ इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है ये और ये, इस पॉइंट की ये डिस्टेंस होगी सर D/2, क्योंकि मिड पॉइंट है ये। तो ये डिस्टेंस अपन को कितनी गिवन है? D/2। तो अगर मैं प्लस वाले Q का निकालना चाहूँ तो बनेगा सर K। Q की वैल्यू होगी सर 8 × 10⁻⁻⁶ डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी है सर? D/2 का होल स्क्वायर। D/2 का होल स्क्वायर प्लस दूसरा चार्ज है सर नेगेटिव। तो यहाँ पे अपन इनका मैग्नीट्यूड लेते हैं, साइन नहीं लेते। तो ये हो जाएगा सर 8 × 10⁻⁻⁶ डिवाइडेड बाय D/2 का होल स्क्वायर। तो सर इट मींस ये जो लिखा हुआ है ये दोनों सेम ही तो लिखे हुए हैं। और E नेट अपन को क्वेश्चन में कितना गिवन है? 6.4 10⁻⁴। तो सर इसको डबल कर दो आप तो वो सेम ही हो जाएगा। तो क्या बनेगा देखो, क्या बनेगा? देखो देखो देखो, तो मेरे ख्याल से बनेगा 6.4 10⁻⁴, ये हो जाएगा 2K। K की वैल्यू कितनी होती है सर? 9 × 10⁻⁹। ठीक है, ये हो जाएगा 8 × 10⁻⁶। और D/2 का भी क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। तो ये बनेगा सर D², और 2 का स्क्वायर 4 कहाँ जाएगा? ऊपर। 2 का स्क्वायर 4 कहाँ जाएगा? ऊपर। अपन को निकालना है D²। तो देखो कैसे निकलेगा ये। अब कर कैलकुलेशन बाकी है, फिजिक्स कंप्लीट हो गई यहाँ पे। तो जो D² है वो बनेगा सर 2 9 18, 18 और ये बना 32, 18 और 32, पावर ऊपर बनी है 15, ठीक है, और डिवाइड में आया 6.4। डिवाइड में कितना आया? 6.4। इसकी पावर ऊपर गई तो -4, ठीक है। तो ये बनेगा अपना D²। इसको काट ही दो ना, एक पावर ऊपर दे दी इसको मैंने, 11 बनेगी। 11 के बाद मैं कह रहा हूँ कि एक जो पावर है डेसिमल उड़ा के ऊपर दे दी मैंने, तो पावर ऊपर बनेगी 12। कितनी बनेगी? 12। 32 को 64 से काटा 2 टाइम, बचेगा 9। क्या बचेगा? 9। अब करना है क्या अपन को? स्क्वायर करना है। क्या करना है? स्क्वायर। पावर -6 ही है ना, तो भैया अपन ने -6 क्यों नहीं करा यहाँ पे? ये गलती कैसे हो गई? पावर में गलती हो गई, सॉरी, पावर में गलती है। बाकी सब ठीक है, पावर मेरे ख्याल से ठीक है, सॉरी फॉर देट। तो यहाँ पावर होगी बेटा 9 - 6, पावर बचेगी 3 और ऊपर पावर गई 4, तो बनेगा -4। तो पावर बनेगी 10 पावर, ये पावर बनेगी आपकी -1, बट इसकी पावर आएगी तो पावर कैंसिल हो जाएगी। पावर सारी क्या हो जाएगी? आपस में कैंसिल। करके देख लेना, पावर सारी क्या होगी? कैंसिल होगी यहाँ पे।
तो यहाँ बनेगी आपकी, वैसे यहाँ बन रही थी 3, इसको काटोगे आपकी पावर कैंसिल होगी, ओनली बचेगा 9। तो यहाँ पे इसका आप रूट लोगे 9 का, तो आपका आंसर आ जाएगा 3 मीटर। कितना आंसर आएगा? 3 मीटर। मतलब दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन कितना है? 3 मीटर। ठीक है, आज थोड़ी आवाज कम हो सकती है क्योंकि गला खराब बैठा हुआ गला बिल्कुल खराब है, ठीक है ना। तो अपन कह रहे हैं कि यहाँ पे डिस्टेंस कितनी होगी दोनों चार्जेस के बीच की? 3 मीटर होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि दो चार्जेस हैं, +16 माइक्रोकुलाम -9 माइक्रोकुलाम, दोनों का जो सेपरेशन है एयर के अंदर 8 सेंटीमीटर है। डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ पॉइंट एट विच द रिजल्टेंट फील्ड इज 0, मतलब कि वो पॉइंट निकालो जहां पे इसका फील्ड 0 होगा। तो दो चार्जेस ये रहे, एक रहा अपना 16 माइक्रोकुलाम, दूसरा रहा -9 माइक्रोकुलाम। ये वो पॉइंट है जहां पे इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? रिजल्टेंट फील्ड इज 0, ये पॉइंट। अब अपन को पता नहीं कहां पे होगा, अपन को बोल रहा है कि दो चार्जेस हैं, उनके बीच में एक पॉइंट है जहां नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो अब करना क्या है कि वहां 0 निकालना है, तो अपन ये करेंगे कि दोनों चार्जेस का इंडिविजुअल फील्ड निकाल दो, उनका सम 0 करना है, 0 कर देते हैं। डिस्टेंस पता नहीं, डिस्टेंस अज्यूम करते हैं कि मैंने बोला कि टोटल सेपरेशन कितना था? 8 सेंटीमीटर। तो मैंने बोला कि ए से पी पॉइंट है अपना एक्स पे, तो सर बी से कितना होगा सर? 8 माइनस एक्स पे। अब जो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का? के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला नहीं भूलना भैया। ई का फॉर्मूला क्या है? आज की क्लास का हीरो कौन है? के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। आज की क्लास के हीरो को याद रखोगे तो क्वेश्चन इजी होंगे। अब मेरे को पता है इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा सर? इस साइड। इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा? ई पॉइंट पे, इस साइड। तो ये होगा ई ड्यू टू Q1। नेगेटिव वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहाँ होगा सर? इस साइड होगा। नेगेटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा? इस साइड। बट दिक्कत ये है कि सर वैसे तो ऐड होना चाहिए, बट यहाँ कह रहा है कि नेट 0 कर रहा है, तो दोनों बराबर और अपोजिट होंगे तभी तो क्या होगा? 0 होगा वो। तो मतलब अपन को इस बार करना है कि जो EQ1 है माइनस EQ2, इन दोनों का नेट 0 दे रखा है अपन को, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट होंगे तभी तो 0 करेंगे। दो वेक्टर 0 कब बनते हैं? जब दोनों के दोनों इक्वल हो और साथ में क्या हो? अपोजिट हो। अब अपन को बस ये देखना है कि दोनों की वैल्यू कितनी होगी। तो यहां से अपन कहेंगे कि सर जो E माइनस क्यू होगा वही E प्लस क्यू के इक्वल होना चाहिए। दोनों का मैग्नीट्यूड रख दो यहाँ पे। कैसे करेंगे देखो, थोड़ा स्पेस लेते हैं पहले। तो मेरे ख्याल से दोनों का मैग्नीट्यूड रख दो आप। E माइनस क्यू का क्या करेंगे? के क्यू। क्यू कितना है इसका सर? Q1 है, Q2 है? ये Q2। जस्ट अ सेकेंड, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल करके EQ1 EQ2 को इक्वल करो। तो Q1 कितना है सर? देखो K 16 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 डिवाइड में डिस्टेंस कितनी है इसकी सर? x का स्क्वायर इक्वल टू Q2। Q2 कितना है सर? देखो K, और इसका है आपका 9 माइक्रो मतलब 10⁻⁻6, और डिवाइड में है आर स्क्वायर मतलब कि सर 8 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। K से K क्या हो जाएगा? कैंसिल। और 16 और 9 में अपन कुछ कैंसिल कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं। नहीं कर सकते। 10⁻⁻6 से 10⁻⁻6 क्या करेंगे? कैंसिल करेंगे। 10⁻⁻6 से 10⁻⁻6 क्या करेंगे अपन? कैंसिल करेंगे, ठीक है ना। कैसे करेंगे देखो कुछ इस तरह से। तो अब ये बन क्या रहा है अपने पास में? अब अपने पास ये बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो एक्स स्क्वायर को 9 से, 16 को इससे, तो ये बनेगा 16 8 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से अगर मैं दोनों तरफ रूट ले लूं तो हो जाएगा काम? मेरे ख्याल से काम तो हो जाएगा। अगर दोनों तरफ मैं स्क्वायर रूट ले लूं, दोनों तरफ मैं क्या ले लूं? स्क्वायर रूट, तो 9x स्क्वायर का स्क्वायर रूट बनेगा सर 3x। कितना बनेगा? 3x। कितना बनेगा? 3x। और यहां बनेगा सर 4 8 माइनस एक्स, तो ये बनेगा अपना सर 3x 4 8 का 32 और माइनस 4x, तो ये बन जाएगा 7x इक्वल टू 32। यहाँ से हो जाएगा 32/7 मीटर, मतलब x की डिस्टेंस कितनी आ गई? 32/7 मीटर। ये था इसका आंसर थर्ड क्वेश्चन का। थर्ड था सेकंड का? थर्ड क्वेश्चन का, ठीक है। तो ये थे आज की क्लास के अपने 3 क्वेश्चन, जिसमें अपन ने क्या करा?
इलेक्ट्रिक फील्ड जो था उसको समझा और उसके क्वेश्चंस को वहां पे अप्लाई करा। तो आई होप कि आपको आज की क्लास समझ में आई हो कि अपन कैसे इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, ठीक है, मल्टीपल चार्जेस के लिए हो या फिर 2 चार्जेस के लिए हो। ओनली आपको जो बेसिक कंडीशन है वो ये है कि आपको डायरेक्शन का नॉलेज होना चाहिए वेक्टर वाले चैप्टर का, क्योंकि 12th में देखो वेक्टर बहुत काम आता है। तो मैं आपको यही बार बार रिकमेंड करूंगा कि वेक्टर को ना छोड़े, क्योंकि वेक्टर जो है ना वो फिजिक्स का सार है एक तरह से देखा जाए तो फिर भी अगर किसी को वेक्टर समझ में नहीं आता, बेटा पीछे जाके उसको थोड़ा रिकेप मारो, मेरे को टाइम मिलते हैं मैं उसकी एक वीडियो बना दूंगा वेक्टर की। बाकी तक टिल देन वॉट एवर यू वांट टू डू मैन, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। बाकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, ये ड्यूटी आपकी है, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले पार्ट के अंदर, पार्ट नंबर 4 जो होगा जल्दी लॉन्च। इसके अंदर थोड़ा टाइम लग गया उसके लिए सॉरी, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, बाय।